हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SK हिंदी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो एक सीरीज चली हुई है यह यूपी पुलिस और यूपी टेट व अन्य परीक्षा जिसमें भी आप सम्मिलित होंगे उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना देरी किए अब हम इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको क्या बताना है, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग होगा? ए झील, बी नगर, सी देश या फिर डी द्वीप। तो ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से, झील है, नगर है, देश है या फिर द्वीप है, जो स्त्रीलिंग शब्द होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए झील। झील एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी आपके नगर, देश और द्वीप ये क्या है, आपके पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। जो मीठा शब्द दिया है इसका आपको भाववाचक संज्ञा बना के बताना है, क्या होता है? तो विकल्प ए है मिठाई, बी है मीठी, सी है मिठास या फिर डी है मधुर। तो सही आंसर आपको बता देना है, क्या हो जाएगा? तो मीठा का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मिठास। तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। मिठाई का जो भाववाचक संज्ञा हो गया वह हो जाएगा मिठास। नेक्स्ट, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। क्या बताना आपको? हाथी का स्त्रीलिंग होगा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है ये आपको बताना है। विकल्प ए है हाथीनी, बी हाथिन, सी हाथीनी या फिर डी हथिनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथी का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह हो जाएगा डी विकल्प हथिनी। ठीक है, तो हाथी का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा हथिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्या बताना आपको, ऐसा कौन सा शब्द दिया है जिसमें उपसर्ग नहीं है? विकल्प ए है पराजय, बी है ओढ़ना, सी है अपवाद या फिर डी है प्रभाव। तो सही आंसर आपको बताना है, इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अच्छा, उपसर्ग क्या होते हैं? वह शब्दांश जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? पराजय में प्र उपसर्ग लगा है, अच्छा अपवाद में अप उपसर्ग लगा है और प्रभाव में प्र उपसर्ग लगा है। बाकी जो इसमें नहीं लगा है यही पूछा गया है तो वो नहीं लगा है आपका बी में ओढ़ना। ठीक है, इसमें ना प्रत्यय लगा है, ओढ़ शब्द में ना प्रत्यय लगा है जबकि इसमें ना प्रत्यय लगा है, बाकी में आपका उपसर्ग लगे हैं। इसमें पूछा गया था जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है तो ऐसा शब्द आपका बी विकल्प हो जाएगा ओढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए है प्रति, बी है इक, सी है एक या फिर डी है प्र। तो सही आंसर आपको बता देना है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो सही आपका आंसर हो जाएगा प्रति। सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रत्येक में क्या उपसर्ग लगा है? प्रति। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? क्या बताना आपको, निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए है, बी है, सी है या फिर डी है? तो सही विकल्प आपको बता देना है निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प। बाकी ये आपका पता है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है और ये आपका अल्प विराम है, इसे कॉमा भी हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है। क्या बताना आपको, कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो विकल्प ए है 18, बी 20, सी 17 या फिर डी 15। तो सही आंसर बता देना है कामता प्रसाद के अनुसार जो विराम चिन्ह की संख्या होती है वह कितनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी विकल्प बिल्कुल सही, 20 होती है। कितनी होती है कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या होती है 20। नेक्स्ट, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? क्या बताना आपको, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? ए 3, बी 5, सी 4 या फिर डी 7। तो अंतस्थ वर्णों की जो संख्या होती है वह हो जाएगी आपकी 4। कितनी हो जाएगी भाई? अंतस्थ वर्णों की जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी 4। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले,
और वह, ठीक है। ये रेल है वह, ये आपके अंतस्थ होते हैं। यदि ऊष्म पूछ ले जाए, ऊष्म की भी संख्या 4 ही होती है। और कौन कौन से होते हैं वह? श और है, ठीक है। यदि अंतस्थ पूछे तो 4 होते हैं, और ऊष्म पूछे वे भी 4 होते हैं। अंतस्थ आपके ये वाले हैं, ये रेल है, और ऊष्म हो गए आपके श है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या बताना आपको? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कुछ है, बी कोई है, सी कौन है, या फिर डी वह है। निश्चयवाचक जिससे कि यह पता लगे कि यह निश्चित वही है, निश्चय जिससे निर्धारण किया जा सके कि वह है, ठीक है। तो निश्चयवाचक में सर्वनाम कौन सा है? कुछ, कोई, कौन या वह। कुछ, जैसे हमने कहा कि मोहन कुछ केले लेके आया है, तो इसमें संख्या कोई निर्धारित नहीं है, कुछ 1 लाया, 2 लाया, 4 लाया, 10 लाया, 20 लाया, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे कोई का क्या होगा? बाहर कोई आया है, यानी कि हमें निश्चित नहीं है कि कौन आया है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला है कौन, ठीक है। कौन आया है, कौन आया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी कोई निर्धारण नहीं हो पा रहा है। अब है लास्ट है आपका वह। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आपका हो जाएगा वह। अब कह दिया जाए वह आया है, वह निर्धारित है, वह मोहन, ठीक है। वह निर्धारित, किसी की भी और इंगित करके कहेंगे हम वह आया है, ठीक है। तो आपका वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें निश्चित है, वह निर्धारित हो जाएगा वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? आपको क्या बताना है? इनमें से कौन सा अविकारी होता है ये आपको बताना है। ए सर्वनाम, बी अव्यय, सी संज्ञा, या फिर डी विशेषण। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन पर लिंग, कारक, वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अविकारी कहलाते हैं। इनमें से अविकारी होता है, कौन सा होता है? तो वे हो जाएगा आपका बी अव्यय। अव्यय जो होते हैं आपके अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यशोदा में कौन सी संधि है? क्या बताना आपको? यशोदा में कौन सी संधि है? विकल्प ए है विसर्ग, बी है स्वर, सी है व्यंजन, डी है गुण। तो यशोदा में आपको बताना है कौन सी संधि हो जाएगी। तो यशोदा में संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यशोदा का यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? यशोदा का संधि विच्छेद यश धन दा, ठीक है, यशोदा। और इसमें पूछ ले जाए कौन सी संधि है, तो आप बताओगे विसर्ग संधि इसमें है। और यदि संधि विच्छेद पूछ ले जाए तो यश धन दा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। जो उज्ज्वल शब्द दिया गया है आपको, उसमें प्रयुक्त संधि बतानी है। अच्छा, कभी कभी पूछ ले जाता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है या इसका शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी भी आ जाए आपका कि शुद्ध कौन सा होता है, तो दोनों आधे जय होते हैं। उज्ज्वल में दोनों आधे जय होते हैं, वही आपका सही होता है, शुद्ध वर्तनी होती है। तो ये भी आपका एक सवाल तैयार हो जाएगा, उज्ज्वल सही वर्तनी ऐसे ही लिखा जाएगा, दोनों जय आधे उसमें होंगे, ठीक है। चलिए, हमने पूछा था उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि बतानी है, इसमें कौन सी है? तो ए स्वर है, बी अयादि है, सी व्यंजन है, या फिर डी विसर्ग संधि है। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी? उज्ज्वल में व्यंजन संधि होती है। अब यदि इसका पूछ लिया जाए कि इसकी संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करोगे? उज्ज्वल शब्द का जो संधि विच्छेद करोगे, उत धन ज्वल, ठीक है, टै के नीचे हलंत लगाना आपको, ठीक है। तो अब बन जाएगा उज्ज्वल का उत धन ज्वल, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और यदि पूछ ले जाए कि संधि का उदाहरण है, तो आप बताओगे व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रमाण का सही संधि विच्छेद है। प्रमाण का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ए प्रधन नाम, बी प्रधन मान, सी प्राण धनमय, या फिर डी प्राण धन नाम। तो सही विकल्प बताना है आपको, प्रणाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए प्रधन नाम। जो अण होता है ये न में बदल जाता है, तो इसलिए प्रधन नाम, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रमाण शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ए विकल्प प्रधन नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
रोग पीड़ित में समास है, क्या बताना आपको, रोग पीड़ित में कौन सा समास है। ए कर्मधारय है, बी द्वंद्व है, सी बहुब्रीहि या फिर डी तत्पुरुष समास है। तो रोग पीड़ित में आपको बताना है कौन सा समास है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोग से पीड़ित। तो जिसमें भी आपको पता है दुनिया का कोई भी शब्द हो, यदि उसमें कारक की विभक्तियां चिन्ह आ रही है तो वो हमेशा आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो रोग से पीड़ित, तो से क्या है, इसमें कारक की विभक्तियां चिन्ह आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो रोग पीड़ित तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दसमुख में कौन सा समास है, क्या बताना आपको, दसमुख में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु या फिर डी कर्मधारय। तो दसमुख में कौन सा समास है, ए बी सी डी में से आप बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दसमुख में जो समास है वह हो जाएगा बहुब्रीहि। दसमुख, दस है मुख जिसके, ठीक है, या दस आनन, ये भी हो सकता है दशानन या दसमुख, दस मुख है जिसके, तो अर्थात रावण। जहाँ आपको पता है कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। यदि किसी समास में दोनों पद की प्रधानता के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो या तीसरे शब्द की प्रधानता हो तो वहाँ आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो दस मुख, दस है मुख जिसके अर्थात रावण, तो अर्थात में आ गया रावण, तो आपका बहुब्रीहि इसमें समास हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, उन्मुख शब्द का विलोम है, क्या बताना आपको, उन्मुख शब्द का विलोम है, क्या है। ए तृष्णा, बी मंडन, सी अनुपचार या फिर डी विमुख। तो उन्मुख शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विमुख। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख। ठीक है, विलोम की जगह आपको विपरीतार्थक शब्द भी मिल सकता है, विलोमार्थी भी मिल सकता है, सबका मतलब उसका उल्टा ही होता है, यानी कि उसका अर्थ उल्टा बताना है आपको उन्मुख का। तो आंसर हो जाएगा विमुख। तो चलिए दोस्तों, हमें आशा है कि हमारे द्वारा जो आज आपको ये प्रश्नोत्तरी कराई गई है, यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।